नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है? चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है और इसके कहाँ-कहाँ यूज़ हैं? किस प्रकार से ये कर से रिलेटेड है? किस प्रकार से इस शुल्क को कर भी कहा जा सकता है? ठीक है? इसको आज हम समझते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है? कर क्या है? टैक्स क्या होती है? हमारे आपने सुना होगा बाज़ार में टैक्स की इस वस्तु पर इतना जीएसटी लग रहा है। लोग हमारे पिताजी टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। तो इसको आज हम समझते हैं कि ये टैक्स क्या होता है और किस प्रकार से गवर्नमेंट हमारी इसको आरोपित करती है और हमसे पैसे लेती है और उसको विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाती है। ठीक है? तो हम समझते हैं टैक्स क्या है। ठीक है? टैक्स यानी कर। कर एक प्रकार का अंशदान है। यानी हम जो पूंजी कमाते हैं, हमारे पास जो धन है, उसके ऊपर एक प्रकार का अंशदान हम किसको देते हैं? सरकार को। सरकार को एक मीडिएटर बनाते हैं जो इसको हम पैसा देते हैं, फिर वो उस पैसे को अपने बजट के अनुसार बैलेंस करके विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में उसको यूज करती है और जो गरीब लोग हैं, यानी जो निम्न तबके के लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम करती है और हमारे लिए भी विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं का निर्माण करती है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बैलेंस करने का काम करती है, उसको सुदृढ़ करती है। हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखती है, सुरक्षा के लिए खर्च करती है। ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास? उसका एक बड़ा भाग आता है कहाँ से? टैक्स से आता है। यानी ज्यादातर भाग टैक्स से ही आता है, यानी जो हम लोग अंशदान देते हैं वो ही खर्च किए जाते हैं। ठीक है? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं क्या? एक तरफ जनता को रखा जाए, ठीक है, एक तरफ सरकार को रखा जाए। जनता सरकार को पैसे देती है किस रूप में? टैक्स के रूप में। ठीक है? फिर सरकार उस पैसे को जनता के लिए ही खर्च करती है। खर्च करती है। कैसे खर्च करती है? वो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम कर सकती है, हॉस्पिटल बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, रेलवे लाइन बिछवा सकती है और किसानों को सब्सिडी दे सकती है, टीचरों को पेंशन दे सकती है, कहीं भी वो खर्च कर सकती है। वो जिससे मतलब राजकोषीय घाटा को कम करते हुए, उसको अपनी मौद्रिक नीति को सुदृढ़ करते हुए, बैलेंस करते हुए सरकार को अपना बजट बनाना होता है। ठीक है? टैक्स को समझने के बाद हम समझते हैं क्या? सरकार का बजट क्या है? बजट में क्या-क्या आता है? बजट में आता है कुल प्राप्ति, यानी ये कुल प्राप्ति और ये कुल खर्च, यानी बजट एक्सपेंडिचर, सरकार का कुल खर्च और सरकार की कुल प्राप्ति यानी बजट रिसिप्ट। ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि कुल खर्च में क्या-क्या आता है। कुल खर्च दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? अब हम समझते हैं राजस्व खर्च क्या है। सरकार विभिन्न प्रकार के खर्च करती है, विभिन्न प्रकार के ब्याज ली रहती है, तो उसके ऊपर से उधार ली रहती है, तो उस पे उसको ब्याज भी देना पड़ता है, यानी जो रिटर्न करती है पेमेंट मूलधन के साथ, तो जो ब्याज दिया जाता है वो उसके राजस्व खर्च में काउंट किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देती है किसानों को, तो वो भी राजस्व खर्च में आता है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिए जाते हैं, वो भी राजस्व खर्च में आता है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं ये हमारे लिए बैड ही है, क्योंकि राजस्व खर्च हमें कम से कम करना चाहिए। ठीक है? और हम दूसरा देखते हैं क्या? पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च में हम क्या, जैसे कोई संरचना का निर्माण करना हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना हुआ, रेलवे लाइन बिछानी हुई, तो वो संरचनात्मक खर्च है। मशीनों को ले आना, बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदना, वो सब संरचनात्मक खर्च है। ये भविष्य में लंबे समय के बाद हमारे लिए फायदेमंद होती है, इसलिए पूंजीगत खर्च अच्छा होता है। अब हम देखते हैं क्या? पूंजीगत कुल प्राप्ति को देखते हैं। कुल प्राप्ति को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है? राजस्व प्राप्ति को हम अभी अच्छे से समझेंगे टैक्स और नॉन टैक्स के बारे में। इसको तो पूरी क्लास ही समझनी है, जैसे हमने बताया आपको कि टैक्स के बारे में, और उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं पूंजीगत क्या है। कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? यानी पूंजीगत प्राप्ति, यानी जो हम विदेशों से उधार लेते हैं, वो उस प्रकार की प्राप्तियां क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। ये प्राप्ति देयता सृजित करती है, इसलिए इसको बैड माना जाता है, क्योंकि हमें इस पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे रिटर्न करते समय। ठीक है? अब हम देखते हैं टैक्स। टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो भागों में बांटा जा सकता है।
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के ऊपर यानी कंपनी के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर उसकी पूंजी के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसमें कराधान और करापात एक ही बिंदु पर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी जो ये सबके लिए बराबर होता है, यानी चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको ये टैक्स देना ही पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है, यानी वस्तुओं के ऊपर 1-2% का टैक्स लगाया जाता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स जिसमें एक बड़े लेवल पे लगाया जाता है हर व्यक्ति के कमाई के ऊपर, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं वो ही इसको देते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं टैक्स के विभिन्न प्रकार। ठीक है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, हमने लिख रखा है एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अभी हमने समझ लिया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। उसके बाद एक और होता है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, यानी प्रगतिशील कर और प्रगतिगामी कर। उसके बाद हम देखेंगे क्या, स्पेसिफाई टैक्स और एड वैलोरम टैक्स, यानी विशिष्ट कर और मूल्यवर्धन कर। उसके बाद हम देखेंगे सेस और सरचार्जेस। ठीक है, उपकर और अधिकर। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बयांकवांसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लोचशीलता और उत्प्लावकता। सब हम एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। अभी हम इसको नाम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये एक प्रकार के शुल्क हैं जो टैक्स के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको भी हम समझने वाले हैं। आज की हमारी कक्षा प्रमुख रूप से इसी के लिए होने वाली है। उसके बाद हम समझेंगे टैक्स इवेशन और टैक्स एवॉइडेंस, यानी कर चोरी और कर बचाव किस प्रकार से क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, सब हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है क्या, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी को समझने के लिए, तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक एक करके हम सबको समझेंगे विस्तार से। दोस्तों हम समझने वाले हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी प्रतिकारी शुल्क। ठीक है, आप जैसे समझते हैं कि कोई भी देश है तो अपने आयात और अ, निर्यात को बैलेंस करता है और दूसरे देश से व्यापार करता है, तो उसमें क्या होता है कि आज के समय में जो ट्रेड वार चल रहा है, तो एक देश दूसरे देश पर अपनी ढेर सारी वस्तुओं को थोप देता है और चाहता है कि भविष्य में अगर कोई समस्या हो, उससे विवाद हो, वो उन वस्तुओं को रोक करके उसकी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर सके। उसी के अंतर्गत ये एक ड्यूटी आता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, मूलतः ये तो प्रतिबंधित है, कोई भी देश इस तरह से नहीं कर सकता है कि वो सब्सिडी दे करके अपनी वस्तुओं को सस्ता कर दे और दूसरे देश में उसको निर्यात कर दे, जिससे उस देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था यानी आंतरिक उद्योग नष्ट हो जाए। तो हम समझते हैं यहाँ पे काउंटर वेलिंग को अच्छे से समझते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कोई एक्स कंट्री है, ठीक है, और इधर कोई ए कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकती है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मान लीजिए ये आयातक है, इसको निर्यातक बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से वस्तु को भेजेंगे और ये क्या हो जाएगी, आयातक देश। यानी ये एक्सपोर्टर कंट्री हो गई और ये इंपोर्टर कंट्री हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं जैसे एक्स देश में कोई वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, वो क्या करेगी, ए देश को भेजेगी, ए कंट्री को भेजेगी, आयात करेगी, यहां से निर्यात करेगी। कोई भी हम वस्तु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स ने 100 रुपए की कोई वस्तु उत्पादित की। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु इसको निर्यात कर रहा है, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, व्यापार दोनों के बीच चल रहा है, क्योंकि ये 100 रुपए की वस्तु उत्पादित कर रहा है और इसको बेच रहा है, ये खरीद रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक्स क्या चालाकी करता है यहाँ पे, कि जो कोई भी कंपनी है जो 100 रुपए के कोई वस्तु बना करके ए को भेज रही है। ठीक है, तो एक्स एक्स कंपनी, एक्स देश का सरकार क्या करता है, कंपनी से कहता है कि ठीक है, तुम 100 रुपए का वस्तु उत्पादित कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको 2 रुपए क्या देंगे, सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, 2 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं, तुम जो 100 रुपए की वस्तु वहां पे भेज रहे हो उसको तुम 98 रुपीज में भेजो। ठीक है,
₹98 में भेजो, ठीक है? तो कंपनी को तो फायदा होगा, कंपनी तो कहेगा ठीक है, क्योंकि इस देश का है। तो ये ₹2 का जो सब्सिडी इसको दिया जा रहा है कंपनी को, और ये ₹98 में वस्तु भेज रहा है। ये तो हमें छोटा सा अमाउंट लग रहा है, क्योंकि एक वस्तु पे लग रहा है। जैसे बड़ी मात्रा में आयात निर्यात किया जाता है, तो वो जो एक ही अर्थव्यवस्था है, ठीक है, एक ही अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो घरेलू उद्योग है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे। नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। कैसे प्रभावित हो जाएंगे? जैसे कोई देश है, अपने देश में ढेर सारे वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है, वहां की सरकार उसके पास पैसा अधिक है, तो वो सब्सिडी देकर के कंपनियों से अधिक पैसा को अधिक से अधिक वस्तुओं को निर्यात करवा रही है, यानी ए को अपने ऊपर निर्भर करने का प्रयास कर रही है, उसकी निर्भरता को अपने ऊपर बनाने का प्रयास कर रही है। इन फ्यूचर जिससे यहाँ के घरेलू उद्योग खत्म हो जाएंगे, जब सस्ता माल मिलेगा इसको, तो घरेलू जनता जो होगी वो सस्ता माल ही प्रेफर करेगी। जो इसके यहाँ उत्पादित हो रहा है ये महंगा पड़ रहा है, तो ये ₹98 की वस्तु ही एक ही देश के लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो जब लोगों की आदत हो जाएगी, इन फ्यूचर जब ये घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएंगे, तो किसी प्रकार की समस्या आने पर, कॉन्फ्लिक्ट आने पर ये अपना व्यापार बंद कर देगा। जब ये अपना व्यापार बंद कर देगा तो ये फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि इसके उद्योग भी खत्म हो चुके होंगे उस समय, और ये अपना वस्तु भी देना बंद कर देगा। इस प्रकार से ये एक प्रकार का चक्र होता है, दुष्चक्र में फंसाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जो ए देश की सरकार है, वो पहले से ही अलर्ट रहती है कि अगर कोई भी देश इस प्रकार का काम करने का प्रयास कर रहा है, तो जो वस्तु आ रही है उसके ऊपर वो क्या लगाएगा? प्रतिकारी शुल्क लगाएगा। अब आपको आया होगा समझ। यहाँ पे जो इस वस्तु के ऊपर ये लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो इस वस्तु के ऊपर, यानी इसको अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ये सरकार द्वारा जो शुल्क लगाया जाएगा, वो क्या होगा? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो होगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। इसको तो आप समझ गए होंगे कि हमने ये पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी, ठीक है। यानी एक्स कंट्री से बचने के लिए, यानी इन फ्यूचर बचने के लिए, और उसके द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, अतिरिक्त सब्सिडी के द्वारा वस्तुओं को सस्ता करके हमारे देश में भेजा जा रहा है, उससे लड़ने के लिए, यानी अपने घरेलू उत्पादों को, उद्योगों को बचाने के लिए जो एक देश की सरकार है वो एक प्रकार की ड्यूटी लगाती है, यानी शुल्क लगा देती है वस्तु जो आ रही है उन वस्तु पे, उसे क्या कहते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये ₹2 सस्ता कर रहा है तो ये ₹2 लगा देगा, ₹2 नहीं तो ₹4 लगा देगा, जिससे ये और महंगा मिले। जब ये महंगा मिलेगा तो घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और वस्तु उद्योग पनपते जाएंगे, यानी बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये जो ₹2 की सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, ये ₹2 की सब्सिडी को WTO क्या करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसको रेड बॉक्स में रखता है, इसको रेड बॉक्स के अंतर्गत रखता है, यानी ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कोई भी सरकार, कोई भी देश की सरकार इस प्रकार की सब्सिडी नहीं दे सकती है, उसको रेड बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं विभिन्न प्रकार के बॉक्स। WTO किस प्रकार? एक रेड बॉक्स, उसके बाद ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, उसके बाद अंबर बॉक्स, ठीक है। रेड बॉक्स ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जैसे आपने अभी देख लिया WTO किस प्रकार से इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए रेड बॉक्स को करता है, तो ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ब्लू बॉक्स, उसके बाद ग्रीन बॉक्स की कृषि के उत्पादों में दी जाने वाली सब्सिडी होती है, और ब्लू बॉक्स ये इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है, ये वो हर देश यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अंबर बॉक्स जैसे भारत जैसे विकासशील देश विभिन्न प्रकार के सब्सिडी, उर्वरक, इन प्रकार की चीजों को सस्ता करके किसानों से अधिक उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उस प्रकार को अंबर बॉक्स सब्सिडी की कही जाती है। इसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, यानी जो विकसित देश हैं उनके लिए अलग और जो विकासशील देश हैं उनके लिए अलग। ठीक है, तो हमने ये देख लिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी प्रतिकारी शुल्क को देख लिया। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा था क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग शुल्क। ठीक है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी हम दो देशों के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई देश एक्स, ठीक है, और कोई देश ए। यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हम ले सकते हैं, जैसे इसको चीन मान लें। ठीक है, इसको मान लें भारत। जो हाल अभी वर्तमान समय में जो घटना घटती है उसके अनुसार हमने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, अब चीन क्या है, चीन एक सुदृढ़ देश है, उसके पास खूब पैसा है, खूब मशीनें हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन खूब अधिक करता है। मशीन से और तकनीक से अधिक उत्पादन क्या करेगा, उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करेगा। जब ये बहुत अधिक मात्रा में करेगा तो करेगा क्या, ये अधिक मात्रा में उत्पादन करके दूसरे देशों को आयात करेगा। जब ये उत्पादन अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, अपने आप सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है तो वस्तु का निर्यात जब करेगा तो ये सस्ता हो जाएगा। तो जब इस देश को सस्ता निर्यात करेगा, इस प्रकार से मशीनों की और तकनीकी की प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा करके वस्तु को सस्ता करके किसी देश को निर्यात करता है, जैसा कि भारत के साथ हाल ही में होता रहता है, हमेशा होता रहता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, सेमीकंडक्टर वगैरह हो गए, और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गए, वो बहुत सस्ता करके बहुत ढेर सारा उत्पादन करके भारत में डंप कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डंप। ये यहाँ पे इसने कर दिया डंप, इसको और नीचे लिखते हैं यहाँ पे। ये ढेर सारा सामान यहाँ पर किसी देश में सस्ता बेच करके मतलब डंप कर देना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डंपिंग। डंपिंग कहलाती है। तो अब ए देश को होगा संकट, क्योंकि उसके घरेलू उद्योग को होगी चुनौती, और क्योंकि ये सस्ते माल मिलेंगे, लोग इसी का यूज करेंगे, घरेलू उद्योग क्या होंगे, तहस नहस। तो घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग क्या होंगे, कम होंगे, यानी इसमें दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इन घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए, ये देश की सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर लगाएगी क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये देश की सरकार एक्स देश के वस्तुओं के ऊपर क्या लगाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी जो वस्तु सस्ता आ रहा है उसके ऊपर अतिरिक्त कर लगाएगी, अतिरिक्त शुल्क लगाएगी, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। डब्ल्यूटीओ इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है कि कोई भी देश इसको प्रयोग कर सकता है और अपने घरेलू उद्योगों को बचा सकता है, भविष्य में चुनौती ना हो, इसलिए एंटी डंपिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हाल ही में सरकार करती है, चीन के वस्तुओं के ऊपर एंटी डंपिंग का प्रयोग करती है। भारत में भी कुछ ऐसी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं जिसका विभिन्न देश हमेशा विरोध करते रहते हैं कि सरकार ने भारत ने इतनी ढेर सारी वस्तुओं का उत्पादन करके, यानी कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पादों का उत्पन्न करके दूसरे देश में डंप कर दिया। तो वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल इश्यूज निकाल करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं और एंटी डंपिंग लगाने का प्रयास करते हैं, जिसका सरकार हमेशा विरोध करती रहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं एक अन्य है सेफ गार्ड ड्यूटी। ये भी सेम उसी तरीके का है कि सरकार किसी भी वस्तु के अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं आ रही हैं, यानी जो आयात की जा रही हैं, जैसे कोई देश है ए, तो ए जो अपने देश में आयात कर रहा है, तो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एक प्रकार से सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दे, जिससे वो वस्तु महंगी हो जाए और देश के घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपको मैं अभी बता देता हूँ।
आगे की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या? आज हमने क्या पढ़ लिया? ये आज हमने पढ़ लिया एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, आगे हम ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको तो हमने ऐसे ही देख लिया। आगे हम देखने वाले हैं क्या प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। उसके बाद इसको हम देखेंगे, उसके बाद स्पेसिफाई और एड वैलोरम को देखेंगे, सेस और सरचार्ज को भी देखेंगे। सारा चीज को करके हम एक एक करके क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद, और कमेंट भी करिए, जो कमियां हो उसको सुधारा जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।